students, welcome to South City PCMB और मैं आपका बालाजी मेंटर नागेंद्र साहब। तो भाई 12th वालों, आपके लिए हम अपने चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पे एक नया टॉपिक लेके आए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉलेजेबल है। आप इसके बारे में जानेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। वो है क्या? हमारा एड्स। साथ साथ एड्स के साथ मैं खुद अपनी तरफ से एक टॉपिक इसमें और ऐड कर देता हूँ जो हम लेके चलेंगे साथ में। एड्स के साथ हम लेके चलेंगे कैंसर। दोनों खतरनाक डिसीजेज हैं, तो खतरनाक डिसीजों को साथ में रख दिया जाए। तो एक तो हम करेंगे एड्स पे चर्चा, दूसरा हम करेंगे कैंसर पे चर्चा। दोनों टॉपिक लेके चलेंगे। लेक्चर नंबर हमारा 4 होगा। तो आपको पहले बता दूं कि लास्ट लेक्चर पे हमने इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में समझा और वो इम्यूनिटी सिस्टम एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम था। और उस एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम पे हमने सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमरल या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में जाना। हमने वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा, वो था एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। जो भी हमारे नए व्यूवर्स होंगे वो सोच रहे होंगे इस चीज हमें तो नहीं पड़ी। भाई आपको इसके लिए काम करने का, हमारा चैनल जो है साउथ सिटी पीसीएमबी, जो कि बेल आइकन पे आपको दिखेगा, आप उस पर क्या करिए, प्रेस करिए, इससे कि आपका चैनल क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको टॉपिक वाइज हमारे लेक्चर्स मिलते रहेंगे। भाई सफर 1-2 लेक्चर का नहीं है, पूरे ईयर चलना है साथ में लेकर के लेक्चर्स को। इसीलिए हमारा जो सेशन ईयर लॉन्ग सीरीज है और ये ईयर लॉन्ग सीरीज हमारी चलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ हम एक बार अपने सिलेबस को फिनिश करेंगे, देन हम बढ़ेंगे अपने गेस्ट पेपर और मॉडल पेपर की तरफ, जिससे कि जल्दी से जल्दी आपके पेपर की अच्छी सी प्रिपरेशन हो जाए और आप अच्छा रिजल्ट दे सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, जैसा कि मैंने एक इंपॉर्टेंस बताई है कि हम अपने हेल्थ के बारे में बात करते हैं कि हेल्थ है क्या और हमारी बॉडी में कौन कौन से मैल फंक्शनिंग कर रहे हैं ऑर्गन, जिसके कारण हमको हो जाती है डिसीज, हमें वो सब पढ़ना था। आज के लेक्चर यानी 4th लेक्चर पे हम आपसे बात करेंगे एड्स पे और कैंसर पे कि एड्स क्या और कैंसर क्या है। बड़ा कॉमन सी डिसीज है और पहले टीवी पे एडवर्टाइज आया करता था कैंसर एक लाइलाज बीमारी है या एक जानलेवा बीमारी है। कैंसर के साथ भी यही था, है ना। काफी अच्छा टोबैको इंजीरियस टू हेल्थ करके आते थे। तो उसके बारे में जाने, तो आप इसको एज अ नॉलेज लीजिए कि हाँ हम एक नॉलेज दे रहे हैं एड्स के बारे में, ना कि हमें एग्जामिनेशन फाइट करना है। तो नॉलेज के जहां पे लेके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एड्स। आप देख रहे हैं भाई साहब को बहुत पुरानी फोटो है। भाई साहब की एड्स का पेशेंट है जो अब दुनिया में नहीं रहे हैं, खत्म हो चुके हैं, ज्यादा फेमस हुए हैं एड्स वाले पर्सन। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। तो इसकी कहानी हो जाए, छोटी सी बात है, 18th सेंचुरी के आसपास की, 19th के आसपास की। एक जो हमारा शहर था अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी। अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में कुछ होमोसेक्सुअल लोगों का ग्रुप था। ये लोग ड्रग्स एडिक्शन करते थे, साथ में इंजेक्शन के थ्रू ड्रग्स लेना। बहुत आपने देखा होगा बंजारे टाइप के लोग जो ब्रिजेस के नीचे बैठ करके ड्रग्स एडिक्शन करते थे। अब सवाल आएगा सर आपने ड्रग्स एडिक्शन की बात क्यों करी? तो ये अभी मैं बताऊंगा कि ड्रग्स एडिक्शन से क्या हो गया दिक्कत। उन्हीं के ग्रुप में किसी एक पर्सन को निमोनिया हुआ। जब निमोनिया हुआ, भाई निमोनिया तो हो गया हुआ पहले से, डिटेक्ट बाद में हुआ, बीमार हुए, उनको ले जाया गया हॉस्पिटल अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में। जब वो पहुंचे तो उनको जो है बताया गया भाई तो निमोनिया हो गया है। भाई डॉक्टर्स लग गया कि इसका निमोनिया सही किया जाए। निमोनिया एक ऐसी डिसीज है कि इसका इलाज है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है। जब उनको ले जाया गया कि चलिए आप भाई ट्रीटमेंट किया जाए, तो उनके कोई भी मेडिसिन असर नहीं कर रही थी। साथ ही साथ जब और डिटेक्शन हुआ तो पता चला इनको निमोनिया के साथ और भी कई बीमारियां हैं। तो देखा गया यार इनको कोई बीमारी सही क्यों नहीं हो रही है। तो ये हुआ कि यार लगता है कोई अटैक है किसी चीज का। फिर ये हुआ कि चलो इनको छोड़ो, बाकी तो ग्रुप लोग बीमार होने लगे। अब सब आने लगे, सबको यही प्रॉब्लम कि यार ये कैसे सही नहीं हो रहा है। तो आपको एक चीज मैंने बताई थी लास्ट क्लास में लेक्चर पे। क्या था लेक्चर में बताया था आपको? मैंने बताया था कि आपकी बॉडी में टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, इन दो सेल्स का इंपॉर्टेंस था। यही आपकी बॉडी को इम्यूनिटी दे रहे थे। सोचो यार, अगर इसको कोई मार दे
इसको कोई खत्म कर दे तो क्या तुम बच पाओगे? नहीं बच पाओगे। क्यों? आपकी बॉडी का जो मेन सोल्जर था वो सोल्जर ही नहीं रहे, वो सोल्जर्स ही मारे गए, तो आपकी बॉडी पे कोई भी अटैक कर देगा, कोई भी आपकी बॉडी में घुस जाएगा। यही था उन पेशेंट की बॉडी में। उनके T4 TH खत्म हो चुके थे लिम्फोसाइट्स, तो जो भी आ रहा था उन पे आसानी से डिसीज हो जा रही थी। जब साइंटिस्टों ने देखा कि यह बड़ी खतरनाक बीमारी है, तो उन्होंने इस बीमारी को एक नाम दिया, और वो नाम दिया एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका मतलब क्या था? एक्वायर्ड का मतलब क्या हुआ? आपने जो एक्वायर किया, आपने जो एक्वायर किया, आप लाइफ टाइम में जो तुमने एक्वायर किया इम्यूनिटी, और किसको एक्वायर किया? इम्यूनिटी पे डिफिशियंसी आ गई। आपकी बदतमीजी के कारण आपकी इम्यूनिटी सिस्टम डिफिशियंसी हो गई, कमी हो गई, डिफिशियंसी, तो कई सारी बीमारियां हो गई। जब किसी को कई सारी बीमारियां हो जाती है तो उनके जो कैरेक्टर होते हैं उनको इकट्ठे हम नाम देते हैं सिंड्रोम। इसको फिर हम डिसीज नहीं कहते। तो हमारा किस तरीके से डिस्कवरी हुई? अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी पे लुक मॉन्टेगनर साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बारे में रिसर्च किया। इनके एक दो और कलीग्स थे, उनसे हमारे एग्जामिनेशन में कुछ देना देना नहीं है, लेकिन आपको हिस्ट्री बतानी थी एड्स की। किताबों में तो लिख ही दिया था भाई एड्स सही ऐसे हुआ, लेकिन हिस्ट्री जानना भी जरूरी है, एड्स कैसे हुआ। तो एड्स का सबसे पहले जो डिटेक्शन हुआ वो अमेरिका में हुआ, न्यूयॉर्क सिटी में हुआ। अब पता लगाया गया यार कि ये हुआ क्यों, दिक्कत क्या थी, क्या हो गया ये। जब इस दिक्कत के बारे में पता चलना स्टार्ट हुआ तो पता चला इसके पीछे एक जिम्मेदार वायरस है, एक जिम्मेदार वायरस जो काफी बदतमीजी कर रहा था, डिसीज कॉज कर रहा था, ऐसे डिसीज जिसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं था। उस वायरस को नाम दिया गया ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। उस वायरस का नाम पड़ गया ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और इस वायरस को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं HIV। तो बहुत से लोग का मानना है बीमारी जो है एड्स, वो कहते हैं HIV हो गया। HIV हो नहीं गया है, HIV का वायरस है, HIV एक वायरस है, और इस वायरस से आपको एड्स हो जाता है। क्लियर? हम इसी एड्स के बारे में और डेप्थ में जानेंगे। तो मैंने एक आपको थीम दे दी कि कैसे एड्स होना है। ये मैंने आपको एक थीम दे दी है कि एड्स कैसे होना है, क्या इसकी कहानी थी। अब चलते हैं थोड़ा टेक्निकल टर्म्स के बारे में। सबसे पहली बात तो कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं। इट इज द डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। ये इम्यूनिटी सिस्टम की डिफिशियंसी है। अब देखिए ये एक फायदा होता है, जब कोई स्टोरी सुन लेते हैं तो इस स्टोरी से जुड़े हुए पॉइंट से हमारे खुद क्वेश्चन के आंसर निकल आते हैं। अभी मैंने बताया आपकी कि इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाती है, एड्स में इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाता है, वही तो लिखा हुआ है यार, इट इज द डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। सिंड्रोम मींस अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। अभी बताया मैंने आपको कि सिंड्रोम मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। जब कई डिसीज के सिम्टम्स हो जाते हैं तो उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। जिस वायरस से हो रहा है उस वायरस का नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV is a retrovirus with RNA genome। यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है, यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है हमारा इंपॉर्टेंट। क्या रेट्रोवायरस क्या चीज होती है? ये रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस है क्या? रेट्रोवायरस ग्रुप एक ऐसे वायरस का ग्रुप है जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? RNA होता है। याद रखिएगा हमेशा, ये देखा गया है कि प्लांट्स में जब वायरस अटैक करते हैं तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? RNA होता है। और एनिमल में अटैक करने वाले जो वायरस होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल DNA होता है। लेकिन HIV का एक ऐसा हमारा वायरस है जो वायरस RNA रखता है अपने जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में। क्या रखेगा? RNA रखना है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? रेट्रोवायरस। एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन अमेरिका। मैंने बताया था 18th लास्ट ईयर 19th सेंचुरी में चले जाइए तो वहां पर सबसे पहले एड्स को ऑब्जर्व किया गया था। In last 25 years, it killed over 25 million persons.
25 साल के करियर में HIV ने 25 मिलियन लोगों को मार डाला। 25 इयर्स में कितने लोगों को? 25 मिलियन पर्सन्स को मार दिया। बताइए, ये है खतरनाक बीमारी। चलिए आइए के बारे में हो जाता है, थोड़ी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले बात करें ये वायरस करता क्या है, ये वायरस कैसे हमला करता है। देखिए ये वायरस कैसे हमला करता है। आप देख रहे हैं ये एक वायरस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस वायरस के स्ट्रक्चर में जो आप देखने पड़ेगा, इसको बोलते हैं पेप्लोमर। पेप्लोमर्स, ये पेप्लोमर्स प्रोटीन के होते हैं, खास टाइप के पेप्लोमर्स होते हैं। अगर वायरस के अंदर जाए तो अंदर की कैप्सिड की लेयर होती है। ये कैप्सिड की लेयर, कैप्सिड है क्या? कैप्सिड प्रोटीन का बना हुआ एक मॉलिक्यूल है, जिसे क्या बोला है? एक खोल है। कैप्सिड क्या है? एक खोल है, एक कवरिंग है आउटर। अच्छा, इसके अंदर चले जाइए तो इसके अंदर आप जाएंगे, इसका जेनेटिक मटेरियल है यानी आरएनए। ये इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए है। आरएनए, इधर कैप्सिड, इधर पेप्लोमर्स। अब ये आरएनए के साथ में देखिए, आरएनए के साथ एक स्ट्रक्चर लगे हुए, दोनों आरएनए के साथ ये एंजाइम होते हैं। ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम का नाम है पूरा रेस्ट्रिक्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये करता क्या है, आप लोग पढ़ चुके हैं मेरे से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। क्या करता था ये एंजाइम के अंदर पावर है कि ये आरएनए से डीएनए बना देगा। ये आरएनए से क्या बना देगा? डीएनए बना देगा। कौन सा एंजाइम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब देखिए नीचे एक सेल जिससे जाकर के अटैच हो रहा है। इस सेल को, यही सेल हमारी WBC है यानी T4 and TH। ये हमारी क्या है? WBC है, जहाँ पर ये अटैक कर रही है। ये कैसे अटैक करेंगे? जब ये अटैक करती है तो करती क्या है, ये इनके वॉल को लाइसेंस करके अपना जेनेटिक मटेरियल यानी आरएनए को अंदर डाल देती है। आरएनए को अंदर डाल देगा। अब इस आरएनए से आपको पता है एंजाइम लगा हुआ है, इस आरएनए से क्या बनाएगा? डीएनए बना देगा और डीएनए को न्यूक्लियस में भेज देगा, है ना। तो देखिए एक बेसिक सा थीम है। वायरस आया, वायरस ने WBC पर अटैक किया, अपनी पूरी बॉडी को बाहर रखेगा, बॉडी को अंदर नहीं रहेगा, पूरी बॉडी को बाहर रखेगा, केवल अपना जेनेटिक मटेरियल एंटर कर देगा, बस इतने में काम कर लेता है HIV। तो HIV का जो वायरस है वो सिर्फ खाता नहीं है, अब अंदर एंटर कर जाएगा, अंदर ढेर सारे वायरस बनाएगा ये। और जब वायरस ज्यादा हो जाएंगे तो सेल क्या, सेल मेम्ब्रेन रप्चर कर जाएगी, सारे वायरस बाहर, फिर ये वायरस दूसरे सेल पे अटैक करते हैं। चलिए अब एग्जाम के बिहाफ पे देखें। ये डायग्राम हमारा दिया जाता है, क्या होगा डायग्राम में? देखिए येलो कलर का जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये एक सेल है जहां पर इसको सेल मेम्ब्रेन दिया गया है ना, ये एक सेल है। तो ये दे दिया गया सेल मेम्ब्रेन हो गई, हमारी सेल है, हमने नाम क्या दे दिया इसको? सेल मेम्ब्रेन बोल दिया इसको, ठीक। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल है हमारी, सेल हमारी किस टाइप की सेल है? ये सेल हमारी वही लिम्फोसाइट्स हो सकती है। ये हमारी क्या है? लिम्फोसाइट्स है, लिख दे रहा हूं मैं। ये है हमारी लिम्फोसाइट। ये हमारी लिम्फोसाइट है। अब इस लिम्फोसाइट का ये देखिए हमारा रेट्रो है। अब यहाँ क्या लिख रहा है? कह रहा है रेट्रो वायरस, यहाँ पे HIV का लिख रहा है, यानी ये हर कॉमन, हर वायरस के लिए है। जो वायरस रेट्रो वायरस है वो वायरस ऐसे ही एक्शन करके काम को करेगा, ये हर वायरस के लिए। तो रेट्रो वायरस ने अटैक किया। अब देखिए ये वायरल प्रोटीन कोड है, ये वायरस की क्या है? प्रोटीन कोड है, ये वायरस की प्रोटीन कोड है। अंदर वायरल आरएनए है, अंदर क्या है? वायरल आरएनए है। वायरस इन्फेक्ट्स नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल पे उसमें इन्फेक्ट किया। देखिए वायरल आरएनए इनटू अ सेल, वायरल आरएनए अंदर गया। अब यहाँ पे क्या लिख दिया था? वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये वही एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस एंजाइम की मदद से जो हमारा भी आरएनए था, ये आरएनए क्या बन गया? डीएनए बन गया।
अब डीएनए कहाँ जा रहा है? वायरल डीएनए इनटू होस्ट जीनोम। होस्ट जीनोम मतलब जिस सेल पे अटैक किया है उसके न्यूक्लियस के अंदर। ये देखिए उसके न्यूक्लियस के अंदर पहुंच गया। अब उस जब न्यूक्लियस के अंदर पहुंचा है तो क्या करेगा? इनकॉर्पोरेट करा देगा, यानी अपने डीएनए को हमारे डीएनए से जोड़ देगा। और जब हमारा डीएनए जुड़ जाएगा तो अपना मनचाहा डीएनए से ही अपनी प्रोटीन बनाएगा। ये ऐसे हमला करता है। हर वायरस का ऐसे काम होता है। आरएनए जाएगा अंदर, आरएनए से डीएनए बनेगा, डीएनए आपके न्यूक्लियस के डीएनए से जोड़ देगा। और आपको अच्छे से पता है, मॉलिक्यूलर बेसिस में आप पढ़ के आए कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनाई जाती है। क्या बनाई जाएगी? प्रोटीन। तो यहाँ पर क्या हुआ? डीएनए से आरएनए से डीएनए बना और डीएनए मिलाकर प्रोटीन। अब जो प्रोटीन चाहिएगा वायरस को, क्यों चाहिए? उसका डीएनए और क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। वायरस को चाहिए डीएनए और प्रोटीन। प्रोटीन तो मिल ही गई यहाँ पर। अब क्या बन जाएगा? डीएनए तो नहीं, इसका ढेर सारे डीएनए क्या हो गया? बन गए। ढेर सारे डीएनए हमारे पास आ गए। और जब ढेर सारे डीएनए हो गए तो ढेर सारे क्या हो गए? वायरस तैयार हो गए। अब क्या लिखोगे? न्यू वायरसेस कैन इन्फेक्ट अदर सेल्स। अब नए वायरस अदर सेल पर क्या करेंगे? इन्फेक्शन फैलाएंगे, इन्फेक्ट करेंगे, अदर सेल पर इन्फेक्शन कॉज करेंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो ऐसा एक वायरस इम्पैक्ट कर रहा है और यही शायद उस अमेरिका के उस पेशेंट के बॉडी पे हुआ और उसकी देन है कि आज पूरी वर्ल्ड में कम्युनिकेबल हो गया हमारा ये एड्स। चलिए एड्स के बारे में कुछ और जानते हैं। अब हाई रिस्क पीपल ऑफ गेटिंग एचआईवी, ये लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं ये एचआईवी। इंडिविजुअल विथ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, आप एक से ज्यादा पार्टनर से सेक्स कर रहे हैं और अननोन पार्टनर से सेक्स कर रहे हैं विदाउट एनी प्रिकॉशंस, देन यू हैव अ वायरस कॉल्ड एचआईवी जो आपको एड्स कर देगा। तो बेटा ध्यान रखिए, इंडिविजुअल विथ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से भी हो सकता है। इंडिविजुअल हु रिक्वायर्ड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बार-बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, वहां पर भी एड्स आ जाता है। ड्रग एडिक्शन हु टेक ड्रग्स इंटरवेंशन, मैंने क्या बोला था? ड्रग, मैंने बोला था स्टार्टिंग लेक्चर के कि मैं ड्रग का नाम ले रहा हूं। आप बोलोगे सर यार एड्स पढ़ने जा रहे हैं, आप ड्रग्स का नाम क्यों ले रहे हैं भाई? तो ड्रग्स का नाम इसलिए रहे कि ड्रग भी बहुत बड़ा कारगर है। अब ड्रग्स में कुछ नहीं है, ड्रग्स तो लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब जो इंजेक्शन से ले रहे हैं भाई, नशे में क्या पता आपको, उन्होंने लगाया ड्रग का इंजेक्शन लग गया, बगल भाई साहब, भाई तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे दोस्त हो, उन्होंने भी वैसी इंजेक्शन से अपने क्योंकि नशे में बुद्धि मारी जाती है। और वही हुआ कि ड्रग्स एडिक्ट किया, उसका ब्लड इनके ब्लड में मिक्स हो गया। वायरस को चाहिए क्या? वायरस को सिर्फ फ्लूइड चाहिए तुम्हारी बॉडी में जाने के लिए, वो ब्लड हो, वो विदाउट प्रिकॉशंस यानी कॉन्डोम का बिना इस्तेमाल किए आप सेक्स कर रहे हैं, ये भी खतरनाक चीज है। चिल्ड्रन बोर्न टू एन एचआईवी इन्फेक्टेड मदर, अगर मदर को एचआईवी है तो जो बच्चा है उसको भी एचआईवी हो जाएगा। ये भी देखा गया है क्योंकि माँ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहता है, बेबी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो सकता है तो वहाँ पर भी कॉज कर जाएगा एचआईवी, यानी इस बच्चा में भी बीमारी हो सकती है। अब सेक्सुअल कांटेक्ट करें इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, ये भी है, फिर आपका ट्रांसफ्यूजन है ही है, कंटामिनेटेड ब्लड से ट्रांसफ्यूजन करेंगे एचआईवी पहुंचेगा। शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एक जमाने में पहले होता था, लेकिन उसके बाद मुझे याद है कि डॉक्टर अच्छे से उस नीडल को बॉयल किया करते। तब शायद एक जो नॉर्मल आज सिरिंज चलती है, डिस्पोजेबल सिरिंज है, वो नहीं चलती थी उस समय, तो बढ़िया ग्लास की ये सिरिंज होती थी और बढ़िया स्टील की नीडल होती थी, काफ़ी मजबूत, तो उसको डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के पहले बॉयल कर देते। टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आई और सिरिंज बनने लगी। तो अब जो पहले उस टाइम में एक ही सिरिंज है, क्या पता लोगों को एड्स जिसको हुआ क्या पता था उसको, उसने लगाया अपने इंजेक्शन, वही इंजेक्शन दूसरे को लगा दिया, हो गया। न जाने कितने लोगों को ऐसे एचआईवी हुआ है, हमें पता ही नहीं चल पाया। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से अगर कुछ एंटीबॉडीज भी जाती हैं तो कुछ वायरस भी चले जाते हैं और उनमें से एचआईवी वायरस एक कॉमन वायरस है। आती बात की इफेक्ट क्या है, इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या करें। तो देखिए इफेक्ट की बात करेंगे तो ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफरिंग फ्रॉम फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस, यानी इस दौरान क्या होगा, पर्सन को फीवर चढ़ेगा, फीवर आ जाएगा, डायरिया हो जाएगी, साथ साथ वेट लॉस होगा। लेकिन यदि कॉमन सिम्टम्स है, डायरिया किसी को हो गया तो वेट लॉस तो होना ही है, वाटर निकलेगा तो वेट लॉस तो होना ही है, ये तो एक कॉमन टर्म है।
आप इसको लेकर के नहीं पहुंच जाओगे मेरा ब्लड टेस्ट करिए मुझे एड्स हो गया है क्या, आप टेस्ट पे जाओगे, ये जो फैमिली डॉक्टर है वहाँ भाई डायरिया वाला दवा वो भी बेचारे दवा दे देंगे आपको, आपने खा लिया, आपने खाया आपको आराम मिल गया, फिर ये इम्पैक्ट करता है कई साल बाद, तब तक आपकी सारी WBCs को निपटा डालता है। और कैसे निपटाता है मैंने आपको बताया, कैसे लाइफ साइकिल पूरी कर रहा है अपनी, है कि नहीं। तो ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ TH, अब देखिए TH क्या है, लिम्फोसाइट T के भी टाइप होते हैं, T4 एंड TH, says he may be infected with mycobacterium, viruses, fungi, a parasite like toxoplasma, इन सब से भी हमारा पहुंच रहा है, इफेक्ट करता है। डायग्नोसिस करने के लिए क्या है, इसके लिए ELISA टेस्ट होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसे किट, ELISA किट होती है, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसे किट। तो ये जो डायग्नोस करने के लिए ELISA किट का इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स, एंटीवायरल ड्रग्स क्या कर सकते हैं बेटा, बाकी इफेक्टिव नहीं है बहुत लंबे समय के लिए, क्योंकि ये एक क्रॉनिक डिसीज है, क्रॉनिक डिसीज सही नहीं होती लंबे स्तर पर जाएंगे, क्योंकि ये वायरस अब आपके WBCs को खत्म कर चुका है, कितनी जल्दी WBCs बनाई जाएगी, जब तक आपको बहुत प्रोटेक्शन में रखा जाएगा, ICU में रखा जाएगा, तब तक तो आपके लिए ठीक है, वेंटिलेटर पे ठीक है, सारी सुविधाएं मिलने चल रहा, लेकिन डिसीज के ये जो आपकी बॉडी का इम्यूनिटी खत्म हो गई तो क्या कोई भी वायरस अटैक करेगा, और जब कोई भी वायरस अटैक करेगा तो बच नहीं पाओगे, क्लियर, कई बीमारियों से मर जाता है, तो ये इसका ट्रीटमेंट है। तो एड्स के बारे में जो मैंने जानकारी दी, बहुत रुक के जानकारी दी, उसका फायदा उठाइए, इस चीज को समझिए कि इस कारणों से एड्स हुआ है और कैसे हुआ। तो मैंने बोला था आपको मैं ऐसे रखूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा विद पिक्चर्स, जिससे कि आपकी चीज दिमाग में बसी रहे, आप आसानी से उस चीज को पढ़ सकें, है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रिवेंशन के बारे में, कि प्रिवेंशन क्या है, क्योंकि ये कहा गया है ऐसी बीमारियों में बचाव, ट्रीटमेंट से बढ़िया बचाव है, इनसे बचे रहें। तो बचने के लिए क्या करेंगे बेटा, एजुकेट करना पड़ेगा पीपल को, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आप भविष्य में पढ़ाएंगे, लोग बताएंगे एड्स है क्या। यूज ऑफ डिस्पोजेबल निडल, हम डिस्पोजेबल निडल यूज करें, और मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे खासे पढ़े समझदार हैं, हम लोग अब जो भी हमारा यूजेबल डिस्पोजेबल का यूज करते हैं, ये वो तो निडल चली गई। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम, कॉन्डोम का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। हाँ बात ये अलग है कि सामाजिक स्तर पर अगर जानते हैं आप तो कहते हैं सर कॉन्डोम को फ्री बांटेगा तमाचा पड़ जाएगा, है कि नहीं, बात सही कह रहे हैं, लेकिन एक नॉलेज वाली बात है कि हम अगर शिक्षित हैं, हमें समाज को सुधारना है, हमें HIV से बचाना है, लोगों को जागरूक करना है, अगर हम पट्टी बांधे क्रॉस टहल सकते हैं तो हम उस दिन कॉन्डोम भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, मेकिंग ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम HIV, हम ऐसे ब्लड बैंक को बनाएं जो उसमें वायरस एड्स के ना हो, ये करना पड़े। रेगुलर चेकअप्स फॉर HIV, हमें रेगुलर चेकअप के लिए जाना चाहिए, क्योंकि रेगुलर चेकअप के लिए जाएंगे तब कहीं आप एड्स के बारे में जानकारी ले पाएंगे। तो एड्स की जानकारी लेना बेहद जरूरी है, एड्स किस किस तरीके से हो सकता है। फिर आप क्या करते हैं, अवॉइडिंग सेफ सेक्स, देखिए एडवोकेटिंग सेफ सेक्स का मतलब है, सेफ सेक्स का मतलब ये नहीं कि हाथ धुल के, सेफ सेक्स का मतलब है कॉन्डोम का यूज करिए, कॉन्डोम का यूज करके सेक्स करिए, तब वो क्या है हमारा एडवोकेटिंग सेफ सेक्स है, इससे बचे रहेंगे। मैंने बताया था कि अगर फ्लूइड से ट्रांसफर हुआ वायरस तो एड्स हो जाना है। कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज, तो अमेरिका के जो सिटी थी न्यूयॉर्क, वहाँ पे लोग ड्रग्स ले रहे थे, तो ड्रग्स में क्या बदतमीजियाँ चल रही थी कि एक दूसरे की नीडल को यूज कर रहे थे, तब इतनी नॉलेज भी नहीं थी, अब तो तरह तरह के इंजेक्शन आ गए हैं, अब तो रिक्शे वाले भी लगा लेते हैं इंजेक्शन ड्रग्स का, बचे रहते हैं फिर भी एड्स से वो। तो ये सारे प्रिकॉशंस हैं, प्रिवेंशंस हैं, जिन प्रिवेंशंस के थ्रू आप एड्स से बचे रह सकते हैं। तो प्रिवेंशंस के बाद अपना दूसरा टॉपिक उठाते हैं जो कि है हमारी एक और खतरनाक बीमारी से कैंसर कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं कैंसर के बारे में। कैंसर जैसा आप देख रहे हैं खतरनाक सेल्स आपको दिखाई पड़ रही हैं, डिवाइड कर रहे हैं, देख के लग रहा है कि जानवर टाइप की सेल्स हैं, और ऐसी सेल्स सोचिए आपकी बॉडी में रहती है तो वो ट्यूमर कॉज करती हैं, डिफरेंट टाइप की डिजीज कॉज करती है आपकी बॉडी में। तो चलिए कैंसर के बारे में जाने। देखिए सबसे बड़ी बात, तो कैंसर देखा जाए तो एक ट्यूमर का ही रूप है, जो हमारा कैंसर है वो ट्यूमर का ही रूप है, कैंसर आगे जाके ट्यूमर बनेगा। तो यहाँ पर हम ट्यूमर के बारे में भी चर्चा करते हैं, तो लोग कहते हैं सर पढ़ते रहे कैंसर, बात हो रही है ट्यूमर की, तो ट्यूमर इसलिए पढ़ना पड़ा क्योंकि कैंसर एक डिसीज है और उस डिसीज को कॉज करने वाले जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या है, वो है ट्यूमर्स, वो क्या है, ट्यूमर्स है। आगे चलते हैं। कैंसर इज एन एबनॉर्मल एंड
uncontrolled multiplication of cells resulting in the formation of tumor, यानी masses of cell। एक abnormal और uncontrolled multiplication है सेल का। आपको अच्छे से पता है कि सेल डिवीजन जब पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि हर एक सेल का एक डेफिनेट टाइम है, हर एक सेल का एक डेफिनेट टाइम है जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन डिवीजन करती है। देखिए इसमें कैंसर का एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन है। अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन जो है, ठीक है, तो नोट देखते हैं इसको। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो रहा है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। नॉर्मल हर एक सेल का निर्धारित समय है, एक डेफिनेट टाइम है कि वो 1 घंटे में हो जाएगी, तो या वो लीवर के सेल्स को 3 दिन लग रहा है या 24 घंटे के ऊपर लग रहे हैं, हर एक का डिवीजन का टाइम है। लेकिन जब सेल पागल हो गई, अब अनकंट्रोल्ड हो गई, देखिए ट्यूमर दिख रहा है आपको, अब वो जब अनकंट्रोल्ड हो गई, डिवीजन होता जा रहा है, बिना रुके डिवीजन होता जा रहा है, तो जब बिना ये डिवीजन चलेगा तो बेटा गांठ बन जाएगी। गांठ ही तो ट्यूमर है, ये गांठ ही ट्यूमर है। इस ट्यूमर से नुकसान नहीं है आपको, गांठ हर गांठ नहीं कि आप परेशान हो जाए छोटी सी गांठ को लेकर के, अरे यार मुझे कैंसर हो गया, नहीं। ट्यूमर भी 2 तरीके के मिलेंगे आपको। देखिए नॉर्मल सेल्स शो अ कांटेक्ट इनहिबिशन मेथड। ये कांटेक्ट इनहिबिशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांटेक्ट इनहिबिशन मेथड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छी है। क्या लिखा है? कांटेक्ट विद द अदर सेल इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। अगर 2 सेल आसपास हैं, 2 सेल आसपास हैं, अगर वो देख रहे हैं कि सेल्स में भयंकर तरीके से डिवीजन चालू हो गया है, तो इनके जो बगल में एडजस्टिंग सेल हैं, ये इसकी ग्रोथ को रोकते हैं, ये इसकी ग्रोथ को रोकेंगे कि तुम ग्रोथ ना करो। इसी को बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। तो ये हमारे नॉर्मल सेल में, और जो बता दो कैंसर कॉजिंग एजेंट हर एक की बॉडी में होता है, लेकिन वो जीन्स क्या होते हैं, वो जीन्स इनएक्टिव होते हैं। अब किसी कारणों से वो जीन एक्टिव हो गया तो आप पगला जाते हैं। अब वो जीन्स क्या कैसे एक्टिव होंगे वो बताएंगे आपको। तो कांटेक्ट इनहिबिशन मेथड भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या इसका आंसर? कांटेक्ट विद द अदर सेल्स इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। कैंसर सेल डू नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी। कैंसर सेल के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती, कैंसर सेल डिवाइड होते चले जाते हैं। अच्छा, अब बात आ गई ट्यूमर की। तो सर ट्यूमर कितने टाइप का होता है? ट्यूमर मतलब 2 टाइप के होते हैं। एक हो गया हमारा पहला बेनिंग ट्यूमर और दूसरा हमारा हो गया मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनिंग ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये 2 टाइप के ट्यूमर्स होते हैं। ट्यूमर की शक्ल देख ली जाए, आप देखिए ट्यूमर कितना खतरनाक लग रहा है देखने में। सोचिए बॉडी के अंदर होता होगा तो कितना भयावह स्थिति होती होगी इस ट्यूमर के कारण। चलिए देखते हैं बेनिंग ट्यूमर क्या है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। हालांकि बोर्ड के नजरिए से मैं बताना चाहूंगा कि अगर बोर्ड की बात करते हैं आप आईएससी की, तो वहां पर आपके मैलिग्नेंट इंपॉर्टेंट है, आईएससी के हिसाब से मैलिग्नेंट इंपॉर्टेंट है। बेनिंग पे क्वेश्चन बोर्ड जल्दी से पूछता नहीं है। चलिए बात करते हैं मैलिग्नेंट, क्योंकि है हमारे सब्जेक्ट का पार्ट। तो बेनिंग ट्यूमर की बात करें तो बेनिंग ट्यूमर कन्फाइंड टू द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन, ये अपनी जगह पे रहेगा, जगह से बाहर नहीं जाएगा हमारा बेनिंग ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर की ये बदतमीजी है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाना चालू करेगा। तो बेनिंग ट्यूमर से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये ट्यूमर आप ऑपरेट करके बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर बॉडी से बाहर निकलवा रहे हैं और बार बार उसी प्लेस पे ट्यूमर आ रहा है तो फिर वो टेस्टिंग के लिए जाता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कुछ जगह में मैलिग्नेंट ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बेनिंग ट्यूमर आप देख रहे हैं कैसे सेल्स तेजी से डिवाइड कर रही है, और डिवाइड करते करते वो क्या करती हैं, एक गांठ बना देती है। जैसे मतलब गांठ कॉमन टर्म है उसके लिए, अब हम उसको ट्यूमर कह रहे हैं, थोड़ा सा अजीब लगता है, ठीक है। They do not spread to other parts, causes little damage, थोड़ा मोड़ा डैमेज करेंगी, जो जैसा कि मैंने बोला ऑपरेट करके इसे आप बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। कई जगह पे ट्यूमर टंग हो जाता है, ट्यूमर छोटे छोटे जिंजिवा मतलब आपके जो वो है आपका गम्स है, उस गम्स में हो जाता है, ठीक है। इस तरह के छोटे मोटे ट्यूमर्स हो जाते हैं, ये ट्यूमर्स रिमूव कराए जा सकते हैं। आप मैलिग्नेंट की बात करें तो जैसा मैंने बोला मैलिग्नेंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो मैलिग्नेंट पे जाए अगर, तो मैलिग्नेंट पे क्या होता है कि ये प्रोलिफरेटिंग सेल्स होती हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम करती हैं। और यही सबसे बड़ी गलत बात है कि कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पे ना जाए। तो क्या है, मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स, इन सेल्स को बोलते हैं ट्यूमर सेल्स या ऐसे नियोप्लास्टिक सेल्स बोलते हैं। ये एक नया टर्म है नियोप्लास्टिक सेल्स। ट्यूमर सेल्स का ही नया नाम है नियोप्लास्टिक सेल्स दैट ग्रो रैपिडली, इन्वेड एंड डैमेज द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज। अपने सराउंडिंग की नॉर्मल टिश्यूज को ये डैमेज कर देती है। ड्यू टू एक्टिव डिवीजन एंड ग्रोथ दे डिस्टर्ब नॉर्मल सेल बाय कंप्लीटिंग फॉर्म न्यूट्रिएंट्स।
यार अब एक सेल है कोई, अब इस सेल को न्यूट्रिशन चाहिए, अब इस सेल को न्यूट्रिशन चाहिए, एक नॉर्मल सेल है बेचारी, सीधी सादी सेल है, कोई इसके अंदर कैंसर वाली कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, लेकिन अब कैंसर वाले सेल जब इतनी तेजी से बढ़ने लग जाएंगे तो बेचारे इसको क्या न्यूट्रिशन मिलेगा? सारा न्यूट्रिशन तो यही लोग लेके जाएंगे ना। और सिंपल सी बात है, न्यूट्रिशन नहीं, एनर्जी नहीं तो सेल खत्म हो गई। तो हमारी इसलिए नॉर्मल सेल डैमेज होना चालू हो जाती है कि सारा न्यूट्रिएंट हमारा ये मैलिग्नेंट ट्यूमर खाने लगता है। Cells slot from tumorous reach other sites via blood where they form a new tumor. This is called metastasis. ये भी एक ताबड़तोड़ क्वेश्चन रहा है बोर्ड का, अच्छे से अच्छा क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में, मेटास्टैसिस क्या होता है? तो मेटास्टैसिस क्या है? ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हमारे मैलिग्नेंट ट्यूमर की सेल्स एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होती है। इसीलिए कैंसर की जब लास्ट स्टेज पहुंचती है तो पूरी बॉडी में ट्यूमर बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ट्यूमर अब स्प्रेड कर रहा है, वो ब्लड के थ्रू जहां भी जा रहा है उसकी सेल्स को ट्यूमरस कर दे रहा है, यानी कैंसर कॉजिंग एजेंट बना दे रहा है। ये एक गड़बड़ चीज होती है, इसीलिए थोड़ा खतरनाक है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर में दो चीजें, पहले तो मैलिग्नेंट ट्यूमर की डेफिनेशन पढ़ लेनी, देन हमें जानना है मेटास्टैसिस का। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से पूछे गए एग्जाम में। आगे बात करते हैं, आगे बात करें तो कॉजेज ऑफ कैंसर में बात करें, कौन कौन से हैं ऐसे एजेंट जो कैंसर कॉज करते हैं। तो कैंसर कॉजिंग एजेंट में अगर आ जाए तो हमें कॉमन टर्म यूज करेंगे कार्सिनोजेंस। व्हाट इज कार्सिनोजेंस? तो कैंसर कॉजिंग एजेंट कॉल्ड कार्सिनोजेंस। देखिए इसको, तीन टाइप के हमें एजेंट देखने को मिलते हैं, फिजिकल एजेंट मिलेंगे, केमिकल एजेंट मिलेंगे एंड बायोलॉजिकल एजेंट मिलेंगे। थ्री टाइप के एजेंट। फिजिकली देखा जाए तो आयोनाइजिंग रेडिएशन है, लाइक एक्स रेज है, गामा रेज की रेडिएशन पड़ रही है, यूवी रेज की रेडिएशन पड़ रही है, जिससे हमारा डीएनए डैमेज होता है। इससे हमारा क्या होगा? डीएनए डैमेज होगा, और डीएनए जब डैमेज हुआ तो सेल को कंट्रोल, सेल के डिवीजन को कंट्रोल करने वाली मैकेनिज्म हाथ से निकल जाती है। और जब सेल को कंट्रोल करने वाली मैकेनिज्म हाथ से निकल जाती है तो भाई बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि ट्यूमर बनना चालू हो जाएगा। तो ये हमारे क्या है? फिजिकल एजेंट है, एक्स रेज है, गामा रेज है, यूवी रेज है। ये केमिकल एजेंट कौन कौन है? अब केमिकल एजेंट में जाए तो भाई साहब देखिए, धुआं फेंक रहे हैं, निकोटीन है, भयंकर तरीके से चल रही है। टोबैको स्मोक मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर। लंग का कैंसर हो रहा है टोबैको बहुत मेजर, क्योंकि टोबैको में ऐसे कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं जो कार्सिनोजेंस होते हैं। क्लोराइड, वाइनल क्लोराइड है, कैफीन है, निकोटीन है, मस्टर्ड गैस। देखिए अब आप बात समझिए, कहते हैं सर बहुत से लोग कॉफी पी रहे हैं तो उनको भी कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर एक चीज एक बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम पर भी डिपेंड करती है, किसका कहता है इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है ना। बायोलॉजिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट में अब देखिए इन दोनों से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल एजेंट होता है। ये कौन से बायोलॉजिकल एजेंट है जो कार्सिनोजेंस होते हैं? पहला है ऑन्कोजेनिक वायरस। ये जो वायरस आप देख रहे थे जैसे रेट्रो वायरस था ना, ऐसे कैंसर को काज करने वाले वायरस का नाम रख दिया ऑन्कोजेनिक वायरस। सेलुलर ऑन्कोजीन्स, कैंसर कॉजिंग जीन्स को बोलते हैं सेलुलर ऑन्कोजीन्स। जो कैंसर कॉज करने वाले जीन्स हैं उन्हें सेलुलर ऑन्कोजीन्स कहते हैं। ध्यान देखिए CONC है, या फिर प्रोटोऑन्कोजीन, दोनों एक ही चीज है। प्रोटोऑन्कोजीन्स और सेलुलर ऑन्कोजीन मैंने बताया था हमारे डीएनए में जीन्स मौजूद होते हैं, लेकिन एक्टिव नहीं है तो ठीक है, एक्टिव हो गए तो बवाल है। In normal cells is activated, the cells become oncogenic. सेल क्या हो जाएगी? ऑन्कोजेनिक। तो प्रोटोऑन्कोजीन्स हो गए, ऑन्कोजेनिक वायरस हो गए, ये हमारे कैंसर कॉजिंग एजेंट है, वो भी इसमें आएंगे बायोलॉजिकल एजेंट की कैटेगरी में आते हैं। आगे चलते हैं कैंसर को डिटेक्ट कैसे करते हैं सर और डायग्नोज कैसे करते हैं। देखिए कैंसर को डिटेक्ट करने की बात आ जाएगी तो हम डिटेक्ट करने के लिए डायग्नोज करने के लिए बायोप्सी यूज करते हैं। बड़ा कॉमन सा टर्म है बायोप्सी, डरने की बात नहीं है। बायोप्सी में क्या करते हैं? आप टिश्यू को लेते हैं, जिस जगह पे आपका इन्फेक्शन हो रहा है उस जगह के टिश्यू को हम सैंपल ले लेते हैं। अब उस सैंपल को लेकर के हम भेज देते हैं बड़े बड़े सेंटर्स पे जहाँ पर टेस्ट किया जाता है। इमेजिंग टेक्निक, ये इमेजिंग टेक्निक क्या है हमारी? इसमें हम क्या यूज करते हैं? हम आपके बहुत सारे जैसे कि हम सीटी स्कैन है ना, या सीटी स्कैन के साथ लेकर के MRI करा देंगे, इसके थ्रू भी हम कैंसर का पता लगाने की कोशिश करते हैं। यूज ऑफ एंटीबॉडीज, हम कुछ एंटीबॉडीज को डालते हैं, उस एंटीबॉडीज को देखा हमने डाला और एंटीबॉडीज उस सेल के पास ट्रैप कर रही हैं कैंसर सेल के पास, तो इससे हो जाता है कि आपकी बॉडी में
ऐसे एंटीबॉडी बनने लगेंगे जो कैंसर को रोकने के लिए करेंगे। अब अगर एंटीबॉडी बन रही है बेटा तो सिंपल सी बात समझ में आती है ना कि यार कैंसर का वायरस गया है तभी तो एंटीबॉडी बन रही है। तो इसके थ्रू भी पता लगा सकते हैं कि आप कैंसर के सिम्टम्स हैं, आप में कैंसरस ट्यूमर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए एक चीज और बता दूं आपको, सारे मेथड भी नहीं यूज, एक आदमी को सारे मेथड अप्लाई किए हैं। किसी में कोई दिक्कत है, किसी में किस दिक्कत से निकाला जाए, किसी में बायोप्सी वाला सीन नहीं है तो फिर उसका हम क्या करेंगे, एंटीबॉडीज यूज करेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक है, फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग थ्रू है, बायोटेक्नोलॉजी लगाएंगे, उस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम पता लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आती बायोप्सी क्या है, तो मैंने बायोप्सी के बारे में आपको बता दिया। A thin piece of the suspected tissue is stained and examined under microscope. इसी को हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज भी कहते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। In case of leukemia, biopsy and histological studies, blood and bone marrow test for these accounts। तो ल्यूकेमिया में क्या होती है, ब्लड सेल्स बढ़ जाती है, लेकिन ध्यान देखिएगा तो बोन मैरो में कोर बायोप्सी, क्या हो गया, बोन मैरो कोर बायोप्सी हो गई। ठीक है, अब देखिए जैसे किसी के आप देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, तो ये ब्रेस्ट में क्या करते हैं कि इंसीजन, आप साइड से इंसीजन लगाएंगे और उसके टिश्यू को हम लोग ले लेंगे। देखिए बायोप्सी निडल लगाई और हम देख रहे हैं कि कॉमन सा कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, तो हमने निडल लगा करके इस ट्यूमर को, ये जो पार्ट है इससे सेल्स को बाहर निकाल दिया। ट्यूमर नहीं निकाल सकते, इतना आसान नहीं, ट्यूमर बड़े होते हैं, लेकिन हाँ उससे हम सेल से क्या हल्का सा फ्लूइड निकाल लेंगे, फ्लूइड निकाल लेंगे, इससे पता चल जाएगा क्या है। अब इमेजिंग टेक्निक कैसे होता है, इमेजिंग टेक्निक क्या है, सीटी स्कैन था, एमआरआई क्या है। सीटी स्कैन में आप देख रहे हैं कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी है, यूज एक्सरे टू जनरेट 3D इमेज ऑफ द इंटरनल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट का इंटरनल इमेज देखते हैं कि अंदर कैसा दिख रहा है और उससे पता लगाते हैं कि भाई क्या है। तो आप ध्यान रखिएगा टूल्स के एग्जांपल अच्छे हैं टूल्स रेडियोग्राफी में। तो रेडियोग्राफी में यूज ऑफ एक्सरेज, हम सीटी स्कैन करेंगे या फिर एमआरआई करेंगे। एमआरआई मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, magnetic resonance imaging uses magnetic field and non-allergic radiation to detect pathological and physiological changes in living tissue। तो ये हमारे इमेजिंग टेक्निक्स हो गए। और इमेजिंग टेक्निक्स के बाद हम बात करें तो कैंसर डिटेक्शन, डायग्नोज करने के तरीके भी हैं पढ़ेंगे। ये सिंपल सा है, यूज ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस होते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक क्या है, टू डिटेक्ट कैंसर रिलेटेड जीन्स सच इंडिविजुअल शुड अवॉइड कार्सिनोजेन। अब अगर हम ये टेक्निक यूज करें तो उससे बोलते हैं भाई तंबाकू ना खाओ, कि आपकी बॉडी में अगर हमें मिल गया एंटीजेन तो हम उससे उसको सही कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब हमारी मॉलिक्यूलर टेक्निक है और इस टेक्निक के थ्रू हम पता लगाते हैं। तो हमें इतने डेप्थ में तो नहीं जाना है, क्योंकि याद रखना है हेडिंग्स को, ये ऐसे हो। अब टेक्निक में आप रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी यूज कर लीजिए और इम्यूनोथेरेपी, ये 3 टेक्निक का यूज करके खत्म कर सकते हैं ट्यूमर सेल से ही है। ठीक, तो हम आज का लेक्चर अपना यहीं पे रखते हैं। जैसा कि एंड तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल साउथ सिटी पीस में, और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर आपके साथ बना रहूँगा। इस चैप्टर के बाकी भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलते चले जाएंगे। बस ध्यान ही रखना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है, जिससे आपको टाइम टू टाइम हमारे लेक्चर्स मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें भाई, और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक